नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले 24 घंटे से जारी भारी वर्षा और मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जिलाधिकारियों से भी हालात की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा 30 जून को होने वाली टेबल टॉप एक्सरसाइज की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से विचार विमर्श किया। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर और आसपास के इलाकों में जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश के चलते गंगा जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर जल पुलिस और एसडीआरएफ की 40वीं बटालियन को गंगा तट पर तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है कि गंगा का जल स्तर कभी भी चेतावनी रेखा को पार कर सकता है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अब लोगों का एक तरफ जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नदियों के घाट हैं वहां पर भी एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। पुलिस और एसडीआरएफ गंगा तट पर तैनात है। साथ ही किस तरह की अनहोनी ना हो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया। गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। जो गंगा का बढ़ता जलस्तर है वो खतरा बना हुआ है और बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो जल्द ही गंगा अपने जल स्तर से इतना ऊपर बढ़ जाएगी, खतरे के निशान को भी पार कर सकती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आपदा जैसे हालात बन गए हैं। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची है और कई संपर्क मार्ग बाधित भी हो चुके हैं। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के आधार पर गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश पर चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के लिए पुलिस और संबंधित एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी व्यापक रूप से बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। NH 134 के यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पर और जनता का भी उसमें सहयोग है। तो वहाँ गाँव के निवासी हैं, मिलकर ही काम कर रहे हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंक के पास और ओजरी बैंक के पास। तो वो चूंकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज्यादा है, एनएच बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहां तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानों में साफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लक्सर की सोलानी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सोलानी नदी उफान पर है और नदी का पानी गांव में घुसने लगा है। तो वहीं बारिश के चलते ग्रामीणों में लगातार चिंता बनी हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा है। हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। मौसम विभाग ने हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी भारी वर्षा से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की भी अपील की है।
जबकि बागेश्वर और नैनीताल में अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। उधम सिंह नगर और हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों में जलभराव के कारण शहर की रफ्तार थम सी गई है। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के हिमाद्री आइस रिंक में 20वीं नेशनल शॉर्ट ट्रैक एंड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जो 30 जून तक चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब देश में आइस स्केटिंग की नेशनल चैंपियनशिप किसी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। मंत्री रेखा आर्या ने इसे देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाद्री आइस रिंक देश भर के खिलाड़ियों के अभ्यास व प्रशिक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस तरह की खेल अवस्थापनाओं से भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइस गेम में देश का नाम रोशन करेंगे। मैं समझती हूँ कि अपने प्रदेश के लिए, पूरे खिलाड़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर हिमाद्री यानी कि आइस स्केटिंग रिंक पूरी तरीके से आइस स्केटर्स जो हमारे बच्चे हैं उनको समर्पित हो चुकी है और लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होती रही हैं। और आज बेहद खुशी है कि मुझे उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ पर आज नेशनल चैंपियनशिप जो है वो हो रही है आइस स्केटिंग के। निश्चित रूप से बच्चे, पूरे देश भर के बच्चे हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को करवाना निर्धारित किया गया है। अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल तेज हो गई है और टिकट की चाहत में बीजेपी दफ्तर में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने पिछले पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए इस बार पूरी सीटों पर जीत का दावा किया है। गैरोला के मुताबिक पहले ही बीजेपी अपने पर्यवेक्षक विधानसभा में भेज चुके थे और अब उनके पास विधानसभाओं से पैनल आने शुरू हो गए हैं। जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से रणनीति तैयार है। कांग्रेस ने अपने प्रभारी जिलों में भेज दिए हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने अपनी पहली ही चाल बेईमानी से शुरू की है। उन्होंने एक बार फिर आरक्षण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2011 के आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन रोस्टर 0 किया गया है। नीति को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। हमने अपने प्रभारी बनाया, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पहली ही चाल जो है बेईमानी से शुरू की है। 2011 की जनगणना के आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया। ये साबित करता है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। आरक्षण का जो इन्होंने तैयार किया मजमून, वो बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला है। आपत्तियां हजारों में आई हैं, सैकड़ों में आपत्तियां जिले स्तर पर आई हैं, लेकिन जिला स्तर के अधिकारी कह रहे साहब हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपत्तियों का निस्तारण, क्योंकि ऊपर से लिस्ट आई है। जब ऊपर से लिस्ट आई है या कुछ तय कर रखा है धामी जी ने, तो फिर आपत्तियां मांगी क्यों गई? आरक्षण की पद्धति जो है वो ये होता है कि सबको मौका मिलना चाहिए और संविधान भी यही कहता है कि सबको बराबर का मौका मिले। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभाओं में अपने पर्यवेक्षक जिला पंचायत सीटों पर पैनल बनाने के लिए भेजे थे और सभी पर्यवेक्षकों के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पूरे प्रदेश के अंदर 358 जिला पंचायत हैं। इन 358 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कौन लड़ना चाहिए, किसकी स्थिति मजबूत है, वो सारा पैनल हमें प्राप्त हो चुका है। मैं माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार की पंचायत की
पौड़ी के बेंगवाड़ी गांव की कविता नौडियाल ने अपनी मेहनत और हौसले से न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि गांव के अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई है। कविता ने 2018 में छोटे स्तर पर फूलों की खेती से नर्सरी का कार्य शुरू किया था, जो अब एक सफल उद्यम में बदल चुका है। वर्तमान में वे फूलदार और औषधीय पौधों की नर्सरी से हर माह 30 से 40 हजार रुपए की बचत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कविता नौडियाल द्वारा संचालित नर्सरी का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरी में तैयार पौधों की सराहना करते हुए कहा कि कविता ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का उदाहरण प्रस्तुत किया है और अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। तो पौड़ी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर रहने वाली कविता नौडियाल ने महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने नर्सरी बनाई है और यहां पर उन्होंने पौधों को लगाया है। महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती नजर आई है। खुद इसका निरीक्षण अधिकारियों ने किया है और पाए कि वे तरह तरह की यहां पर पौधारोपण कर रही है। फूलों की खेती से वो आत्मनिर्भर बनी है और अब इन फूलों की खेती करते करते वो दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम कर रही है। जब अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया तो सभी जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त पाई गई। आपको बता दें कि महीने की काफी बचत भी वो इस कार्य से कर रही हैं। या नर्सरी को भी पिछले साल इसके पौधे तैयार करने के लिए अनुरोध किया था, तो उनके द्वारा भी इसके पौधे तैयार किए गए हैं। तो जैसे जैसे उनके द्वारा हमें पौधा उपलब्ध कराया जाएगा तो हम अन्य विभिन्न गांवों में जो आसपास पौड़ी के गांव हैं जहां एसएचजी की महिलाएं काम कर रहे हैं। नंदप्रयाग के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बरसाती नाले ने गांव में तोड़फोड़ मचा के रख दी है, जिसके चलते अब नाले का गंदा पानी और मलबा लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है, जिस कारण घरों के पास बनी सुरक्षा दीवारों का नामोनिशान तक मिट गया है। साथ ही 2 गौशाला भी इसकी चपेट में आ गई हैं। तो घरों के अंदर घुसा गंदा पानी और मलबा, मूसलाधार बारिश से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लोग पहले गर्मी से परेशान थे, मानसून का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं जब मानसून आया तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। नंदप्रयाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद में पानी और गंदगी जो है लोगों के घर तक में भरती नजर आ रही है। घरों के अंदर गंदा पानी भी घुसा है और बरसाती नाले में मचाई गांव में तोड़फोड़ और तबाही। कुछ मांगे भी उनके द्वारा रखी गई, उनके समाधान के लिए आज आपने किस तरीके का आश्वासन दिया या किस तरीके का निस्तारण? नहीं, देखिए, कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी गठित हुई, उनका शपथ है और जो उनकी मांगे थी बहुत ही जेन्युइन है और उस पर निश्चित रूप से जो अच्छी बात है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी उनकी समस्या है हमने कहा उसका समाधान करेंगे। और कार्यकारिणी भी इस बात को लेकर उत्साहित है कि जो उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनका निर्वहन वो बाती करेंगे। कर्मचारियों पे लोग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को सिलाई बैंड के पास बादल फटने की घटना सामने आई और उससे हड़कंप मच गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी तबाही के हालात बने हुए हैं, तो वहीं अचानक आई इस तबाही के बाद 9 मजदूरों के लापता होने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो उत्तरकाशी से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बड़कोट में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बड़कोट में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद सूचना एसडीआरएफ को दी गई और मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 8 से 9 मजदूर यहां पर प्रभावित बताए जा रहे हैं। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। राहत बचाव कार्य यहां पर किया गया। 8 से 9 मजदूर लापता हैं। सर्च ऑपरेशन यहां पर किया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जिस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है बारिश को लेकर, मानसून को लेकर, उसमें एक तस्वीर ये भी उत्तरकाशी सामने है, जहां पर बड़कोट में बादल फटा है और उसने भारी तबाही मचाई है। नमस्कार, मैं महावीर कुमार माही, आईएम लुधियाना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो
यमुनोत्री धाम का ये यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। पालीघाट से सेना छठी तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटना ये सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बेल्ट में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। उसके साथ ही उजरी खड्ड में भी जो है मार्ग सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, और जो बादल फटने के कारण जो है ग्रामीणों के किसानों की जो है खेतों में मलबे से जो है उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। आगामी 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इसी को लेकर मंगलौर कोतवाली में सीओ विवेक कुमार ने एसपीओ के साथ बैठक की। कावड़ यात्रा में एसपीओ की अहम भूमिका होती है। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि कावड़ यात्रा में क्या समस्याएं होती है और एसपीओ की क्या भूमिका होती है, इसी को लेकर परिचर्चा की गई है। कावड़ यात्रा में सभी एसपीओ जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें ताकि कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। मंगलौर में सीओ विवेक कुमार ने एसपीओ के साथ बैठक की। बता दें कि कावड़ यात्रा में एसपीओ की एक अहम जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही तमाम तरह की जो तैयारियां व्यवस्था है उन पर भी चर्चा की गई है। किसी तरह की कावड़ियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर भी मंथन हुआ है। तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो है 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर सीओ ने चर्चा की है। तैयारियों में जुटा है पुलिस प्रशासन। किसी भी तरह की न लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी और न ही किसी तरह की लापरवाही यहां पर होने दी जाएगी। मंगलौर कोतवाली जो परिसर है उसमें हमारे एसपीओ की मीटिंग हमने ली थी। तो जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न गांवों से, कस्बे से जो हमारे एसपीओ जो यहाँ पे एकत्रित हुए थे, और जो कावड़ के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जो समन्वय की जरूरत होती है, जो जिन पॉइंट पे जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके संबंध में खुलकर एक जो है परिचर्चा हमारे द्वारा की गई। और हमारे क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे और किन सिचुएशन में किस तरह से काम करना है, और हमारी एज ए पुलिस उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो सभी को लेकर हमने एक जो परिचर्चा और संवाद है वो आज हमने यहाँ पर आयोजित किया। इस संबंध में एक जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक समन्वय मीटिंग भी जिला स्तर पर इस बारे में की गई थी, और इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। उनको सख्ती से लागू करवाने को लेकर जो है इस बार पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने केदारनाथ यात्रा पर आ रहे समस्त श्रद्धालु से अपील की है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सतर्कता और सावधानी के साथ यात्रा करें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय मार्गों पर फिसलन, भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इसी वजह से सभी यात्री प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जा रही एडवाइजरी और गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि वे अपने वाहनों की गति धीमी रखें और किसी भी स्थिति में लापरवाही न करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी वाहन चालकों को पर्याप्त विश्राम के उपरांत ही यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम की जा सके। तो खबर आप तक पहुंचा रुद्रप्रयाग से, जहां पर जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपील की है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मानसून पूरी तरह से आ गया है और बारिश के चलते यहां पर भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी ने जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा पर, उनसे अपील की है कि एडवाइजरी का जरूर यहां पर खास ध्यान रखें, ताकि जो भी अपडेट है वो उन्हें मिलता रहे और उन सुरक्षा में उनकी यात्रा पूरी तरह से पूरी हो सके। साथ ही मैं सभी वाहन चालकों को, सभी यात्रियों को भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी वर्षा ऋतु भी स्टार्ट हो गई है, बारिश का समय है और पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर लैंडस्लाइड भी होती रहती है, बोल्डर्स गिरते रहते हैं और बहुत यात्रा का ट्रैफिक भी रहता है। तो ऐसे समय पे आप अपने वाहन की गति को कंट्रोल में करके ही यात्रा के लिए जाएं, यात्रा के लिए प्रस्थान करें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि जिलाधिकारी, एसएसपी सहित
आला अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा क्षेत्र का निरीक्षण किया और मेला क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे भी हटाए। कांवड़ मेले की सुरक्षा को देखते हुए सुपर जोन और सेक्टरों में विभाजित किया। दरअसल जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी ने हर की पौड़ी, बैरागी कैंप और कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं सड़कों पर गंदगी देखकर डीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है और नगर निगम को तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के यहां पर निर्देश देते हुए डीएम दिखाई दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए 16 सुपर जोन, 37 जोन और 137 सेक्टरों के साथ ही पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ मेले में क्या तैयारी है? सुरक्षा को लेकर संपूर्ण मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन में इस बार डिवाइड किया गया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ में करीब 137 के आसपास सेक्टर इसमें है, जिसमें सब इंस्पेक्टर नंबर अधिकारी लगाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पार्किंग अरेंजमेंट्स की अलग से फोर्सेस में डिप्लॉय किया गया है। साथ में पार्किंग के साथ रोड डाइवर्जन प्लान में यूपी के से भी हमने सहयोग लिया है। इस संबंध में कल इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के संबंध में भी काफी इस बात पर चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम लोगों की निगरानी के संबंध में इंटरस्टेट बोर्ड मीटिंग में भी काफी बात हुई थी। देखिए, अभी तो हमारी जो प्रायोरिटी कांवड़ मेला है और उसमें आने वाले समय में जो भीड़ बढ़ेगी, तो जो हमारे फ्री एरियाज हैं जहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई पे व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, बेटर करेंगे किसको। साथ ही जो हमारी पार्किंग है, जैसे बैरागी पार्किंग है या फिर अन्य जो पंथी पार्किंग है, चमगादड़ टापू की पार्किंग है, उसका निरीक्षण किया गया। वहां पर भी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले 8 से 10 दिन में लगातार डेली हमारी इंस्पेक्शंस रहेंगे, जिससे कि व्यवस्थाएं सही हो जाए। इसका प्लान बनाया गया है और इसमें एक्स्ट्रा हमारे सफाई कर्मी तो रहेंगे ही, लेकिन हम अलग से ऑफिसर्स की तैनाती भी कर रहे हैं जो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देहरादून में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में राज्य के विकास से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला गैस योजना ने पूरे देश में एक क्रांति मचाई। वहीं से सम्मेलन में तेल और प्राकृतिक गैस पर होने वाले मंथन में जो भी नवाचार निकल कर आएगा वो मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ की है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ओएनजीसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी, नवाचार बढ़ेंगे और इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों का बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम इसमें भी एक वैश्विक शक्ति की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने से संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। वहीं पंचायती राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है। पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो है 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत हुए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।